नमस्कार दोस्तों। आज आरपीएफ कांस्टेबल की दूसरी सीरीज जिसमें आप जीके जीएस के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये सीरीज आपको काफ़ी लाभदायक होगी, जिसमें आप लोगों ने पहली सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन का अध्ययन किया होगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो आज हम दूसरी सीरीज स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो देर ना करते हुए सीधे क्वेश्चन के पास चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपको लास्ट टाइम बता दिया गया था, फल्मिनोलॉजी का अध्ययन क्या है, यानी फल्मिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ये आपको लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में था, जो कि आपने पढ़ा होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आपको याद रखना है, फल्मिनोलॉजी में आकाशीय बिजली का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, टोनोमीटर। टोनोमीटर में किसका अध्ययन किया जाता है, यानी टोनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, टोनोमीटर का। ओके, फिर नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, विस्कोमीटर। विस्कोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो आप सबको पता होगा, द्रवों की श्यानता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, विस्कोमीटर का। नेक्स्ट है ओडोमीटर। ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन एग्जाम में कई बार बच्चे गलती कर लेते हैं। याद रखना है, इसका उपयोग साइकिल या कार जैसे वाहन, जो साइकिल या टू व्हीलर फोर व्हीलर जैसे हैं, उनकी गति को मापने के लिए ही ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर आपने सुना हो माच मीटर। माच मीटर काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह एक उड़ान उपकरण है जो हवा की गति और ध्वनि की गति का अनुपात देता है। याद रखेंगे, माच मीटर क्या करता है, हवा की गति और ध्वनि की गति के बीच में क्या देता है, ये अनुपात देता है। तो याद रखेंगे, आपको जो आते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं आते हैं उसको नोट करके रिवाइज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलांचल पहाड़ियाँ। नीलांचल पहाड़ियाँ भारतीय शहर में, यानी किस भारतीय शहर में नीलांचल पहाड़ियाँ हैं। तो आपने हमारी क्लास में पढ़ा होगा कि नीलांचल पहाड़ियाँ असम के गुवाहाटी में स्थित हैं। और इन्हीं पहाड़ियों पर आपने कामाख्या देवी का मंदिर सुना होगा, गुवाहाटी असम में है। यहाँ प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर, जो देवी दुर्गा का मंदिर है, वो इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। तो याद रखना, कई बार एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछ लेता है कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किन पहाड़ियों पर स्थित है। तो आप याद रखेंगे कहाँ पर है, नीलांचल पहाड़ियों पर। नीलांचल पहाड़ियाँ कहाँ हैं, असम के गुवाहाटी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में एक्चुअली क्या था, ये 23 की रिपोर्ट है, दिसंबर 2024 में ये रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है, यानी देश में कुल वन और वृक्षावरण कितना है। तो आपको ये अच्छी तरह से रिपोर्ट पढ़ लेना है। नहीं पढ़ी है तो मैं अभी रिवाइज करा देता हूँ। इसका आंसर होगा 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में क्या है, वन और वृक्षावरण। याद रखना, ये दोनों चीजें शामिल हैं इसमें, वन और वृक्षावरण। इसमें पढ़ते हैं, 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को जारी किया है, जिसके अनुसार देश में कुल वन और वृक्षावरण कितना वर्ग किलोमीटर है, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, जो कि 25.17% क्षेत्र रखता है। अगर केवल वन की पूछ लिया जाए, यानी कुल वनावरण का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखेंगे 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कितना है 21.76%। अगर केवल वृक्ष की बात कर ली जाए,
कि वृक्ष आवरण कितना है, कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल, तो याद रखेंगे 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जो कुल क्षेत्रफल का 3.41% है। तो इस रिपोर्ट को पॉइंट आउट कर लें अगर नहीं आपके पास है। आगे देखते हैं इस रिपोर्ट में, वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि वाले 4 राज्य, यानी वन एवं वृक्ष आवरण में जिन राज्यों में ज़्यादा वृद्धि हुई है उन राज्यों के नाम आपको समझना है। पहला है छत्तीसगढ़, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर उड़ीसा और चौथे पर राजस्थान। इन 4 राज्यों में वन एवं वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि, ये तो दोनों में था, वन एवं वृक्ष में, अब केवल बात चल रही है वन आवरण की। तो वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। केवल वन आवरण में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है तो वो हुई है सबसे पहले मिजोरम में 242 वर्ग किलोमीटर, गुजरात में 180 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा में 152 वर्ग किलोमीटर की केवल वन आवरण में वृद्धि हुई है। अगर हम देखें क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन वृक्ष आवरण, यानी दोनों का आवरण बताया जा रहा है कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य कौन से हैं, तो याद रखेंगे सबसे पहले होगा मध्य प्रदेश, जिसमें कितना है 85,724 वर्ग किलोमीटर में वन एवं वृक्षावरण है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 67,882 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सर्वाधिक वन एवं वृक्षावरण है। तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, जो 65,383 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। फिर नेक्स्ट टाइप बनेगा क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण, केवल और केवल वन आवरण, इसमें दोनों थे। तो यहाँ पे क्या आपको देखना है, जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसे ही आपको पुट आउट करना है। तो सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य कौन है, तो इसमें भी मध्य प्रदेश पहले पे है, इसमें भी मध्य प्रदेश पहले पे है। दूसरे पे अरुणाचल इसमें है, इसमें भी अरुणाचल है। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि केवल वन आवरण में अगर पूछा गया तो आपको तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ लगाना है, बाकी सेम आपका वन एवं वृक्षावरण जैसा है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, अमेरिका ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल के क्या कर रख दिया है, तो ये भी क्वेश्चन अभी चर्चा में रहा है। तो अमेरिका ने अपने ही नाम से किया है, तो आपको ये सीधा सीधा आंसर दे देना है कि अमेरिका की खाड़ी, यानी मैक्सिको की खाड़ी का अब नाम क्या होगा, अमेरिका की खाड़ी। कंफ्यूज ना होना कि अमेरिका ने किया, तो कभी कभी ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं कि अमेरिका ने किया तो अमेरिका अपने नाम से तो कर ही नहीं सकता, दूसरे नाम से, ऐसा नहीं है। अमेरिका ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम क्या रखा है, अमेरिका की खाड़ी। ओके, तो जो और कौन कौन से नाम परिवर्तित हुए हैं वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फॉय सागर झील अजमेर में जो है उसका नया नाम क्या हो गया, वरुण सागर। किंग एडवर्ड मेमोरियल अजमेर में, इसका नया नाम महर्षि दयानंद विश्रांति गृह। तीसरा करीमगंज जिला जो असम में है, इसका नया नाम अब क्या है, श्रीभूमि है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो बिहार के भागलपुर में है, इसका नया नाम क्या है, अजगैबीनाथ धाम। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से कि ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार था उसका वर्तमान में नाम क्या हो गया है, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। फिर महाराष्ट्र कौशल विकास विश्वविद्यालय, ये महाराष्ट्र में कौशल विकास विश्वविद्यालय है, इसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, अब रतन टाटा के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे खेलो इंडिया महिला लीग, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल के क्या हो गया है, तो अस्मिता महिला लीग हो गया है। अल मिनहाद शहर, ये संयुक्त अरब अमीरात का अल मिनहाद शहर जो है वो किस नाम से रखा गया है, तो उसका नाम हिंद शहर कर दिया गया है। तो एग्जाम में आप कंफ्यूज ना होना, अल मिनहाद शहर का नया नाम क्या हो गया है, हिंद शहर, जो कहाँ है, यूएई में। नेक्स्ट नाम परिवर्तन हुआ था काफ़ी टाइम पहले, आप सब जानते होंगे, मोटे अनाज जिन्हें मिलेट सुपरफूड कहा जाता था, इनका वर्तमान में नाम क्या रख दिया गया है, श्री अन्न रख दिया गया है। तो जितने भी नाम परिवर्तन हुए, बहुत सारे नाम परिवर्तन हुए, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये आपको महत्वपूर्ण है।
इसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है, यानी वो कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं सिर पर जले हुए दीपकों को रखती हैं और नृत्य के साथ उनका प्रदर्शन करती हैं। तो वो नृत्य कौन सा है? कोली नृत्य। कौन सा नृत्य है? कोली नृत्य। ध्यान रखेंगे ये कोली नृत्य। साथ में आगे बढ़ते हैं, इन्हीं नृत्यों के बारे में समझ लेते हैं। कोली नृत्य आपको अभी हाल हमने बता ही दिया है कि दियों के साथ कुर्सियों पर नृत्य करता है और महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। यह महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। अगर पूछा जाए कि कोली नृत्य का संबंध कहाँ से है तो महाराष्ट्र से। फिर आ जाते हैं धंगारी गाजा नृत्य। धंगारी गाजा नृत्य भी महाराष्ट्र का है। वहाँ पर भगवान को उनके आशीर्वाद के लिए खुश करने के लिए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? धंगारी। ये भी कहाँ किया जाता है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक और फेमस है जो आप जानते होंगे, तमाशा। तमाशा एक रंगमंच के रूप में किया जाता है, एक शैली के रूप में है जिसे नियमित नाटक, संगीत और नृत्य का मिश्रण कहा जाता है। कभी कभी केवल यही पूछ लिया जाए कि कौन सी महाराष्ट्र की एक रंगमंच शैली है जिसमें नियमित नाटक, संगीत और नृत्य का मिश्रण माना जाता है, तो वो कौन सा है? तमाशा। फिर आता है चारी नृत्य। चारी नृत्य राजस्थानी महिलाओं द्वारा, ये ध्यान रखना, चारी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थानी महिलाओं द्वारा एक चरी या बर्तन में पानी इकट्ठा करने की कला के रूप में ये नृत्य किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम की दृष्टि से, आप रिवीजन करते जाएं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप नोट करना और रिवीजन जरूर करना। यह एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। यानी इनमें से वो कौन सा एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है? तो आप उन्हें पढ़ा होगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य ऐसा है जो क्या करता है? भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। आइए कुचिपुड़ी को देखते हैं। कुचिपुड़ी 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, हम सब जानते हैं। इसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के एक गांव है जिसका नाम ही कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी गांव से इसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इस नृत्य का नाम क्या रख दिया गया है? कुचिपुड़ी। और वैसे भी कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध डायरेक्ट पूछ लिया जाता है तो किससे है? आंध्र प्रदेश से। ओके, चलिए, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? ये देखो आपका ऐतिहासिक क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन पुराना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन नए ही हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना है कि किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो आपको ध्यान रखना है पुरापाषाण काल में। इसका आंसर क्या होगा? पुरापाषाण काल। और शुतुरमुर्ग के आप अंडे भी जानते हैं, है ना? तो ध्यान रखेंगे ये कहाँ पाए गए थे? महाराष्ट्र के पाटन में। यानी बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पाए गए। कुछ टुकड़ों पर डिजाइन उकेरे गए थे और उन अंडों से मोती भी बनाए जाते थे। ये साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं? महाराष्ट्र के पाटन से। ये भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ या खगोलविद, यानी देखो जो ऐसा व्यक्ति, ऐसा विद्वान जो गणितज्ञ भी थे और खगोलविद भी थे। तो आपको पता है प्रसिद्ध खगोलविद कौन है? बराहमिहिर। तो बराहमिहिर जो है वो गणितज्ञ एवं खगोलविद थे। चलिए, हम जानते हैं बराहमिहिर को दार्शनिक भी माना जाता है। अगर वो गणितज्ञ की जगह दार्शनिक और खगोलविद लिख देते तो भी वही आते। दार्शनिक, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। ये पंच सिद्धांतिका के लेखक भी हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ को क्या हो गया? पंच सिद्धांतिका। बाणभट्ट के बारे में देखिए, ये संस्कृत गद्य के महानतम आचार्यों में से एक हैं। कौन? बाणभट्ट। इनकी प्रसिद्ध रचना हम सभी जानते हैं हर्षचरित, जिन्होंने हर्ष का जीवन चरित्र का वर्णन किया है। कादम्बरी भी इन्होंने लिखी थी। बात कर लेते हैं नागार्जुन की। तो नागार्जुन माध्यमिक काल में, यानी मध्यमा काल या केंद्रवाद या मध्य मार्ग के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने जो अपना दर्शन बताया है वही है। बौद्ध दर्शन का स्कूल और महायान आंदोलन का रक्षक और उनके संस्थापक किसको माना जाता है? नागार्जुन को। ये चीज ध्यान रखना। महायान आंदोलन आपको पता होगा, नागार्जुन और मेनांडर के बीच में जो वार्तालाप हुई थी
वो भी इसका एक प्रसिद्ध ग्रंथ बना था जो पाली भाषा में लिखा गया था, जिसका नाम मिलिंद पन्नु था। ओके, अब नया नाम आपके साथ जुड़ता है अमलानंद जी का। अमलानंद जी जो है दक्षिण भारतीय संस्कृत विद्वान थे, यानी दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे, जो महादेव यानी देवगिरी के यादव शासकों के शासनकाल में ये रहते थे। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है वेदांत कल्पतरु। वेदांत कल्पतरु किसका है? अमलानंद का। तो ये क्वेश्चन भी आप अपडेट करते हुए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी से ही आप मार्क कर लें कि भारत के संविधान का अनुच्छेद यानी कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। ये चीज आपको याद रखना है। केवल बात कही गई है समान नागरिक संहिता को परिभाषित करने की, यानी समान नागरिक संहिता पर कौन बल देता है, कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद आपको पता होगा 44। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 जो है वो कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यानी ये करेगा वाली बात जो होती है वो हमारे यानी वो ड्यूटी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया जाता है। इसलिए आगे लिखा है यह लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक हिस्सा है, यानी पार्ट है। ये बात कहाँ कही गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल की गई है। और भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल समझ लेते हैं जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, जिसमें ये बल दिया गया है कि राज्य क्या करेगा, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में ये बात कही गई है। याद रखना ये बात क्या है, राज्य के नीति निर्देशक आप समझते हैं कि ये न्यायालय योग्य नहीं है, यानी वाद योग्य नहीं रहते हैं, इसलिए लेकिन इन पर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ताकि राज्य सरकार इन सब के लिए व्यवस्था करे, यानी अपनी कर्तव्यों को समझे। हालांकि इस पर कोई दबाव नहीं रहता है कि करे या ना करे, आप कानूनी तौर पर इस पर कुछ नहीं हस्तक्षेप कर सकते हैं। फिर भी याद रखेंगे बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, ये जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया था, इसी के अनुसार ही इसी चीज को आज मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल कर दिया गया है। आर्टिकल 42 क्या कहता है, यानी 42, नागरिक और नागरिक राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा, यानी नागरिकों को और राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करने की बात किस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दी गई है? तो वो बात कही गई है अनुच्छेद 42 में। ठीक है, अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान में? आर्टिकल 48। ये चीज आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है, जिसको जो चीज ना पता हो नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। खेल का विषय, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? हम सबको पता है कि भारतीय संविधान में सूचियों की संख्या 3 है, जो कि आप जानते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो आप जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ को होता है वो संघ सूची, जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है राज्य सूची, जिन विषयों पर राज्य और केंद्र सरकार मिलकर कानून बनाती हैं वो समवर्ती सूची में, और जो कभी ऐसे विषय जो इन सूचियों में शामिल नहीं हैं फिर भी कानून बनाने की जरूरत पड़ती है तो ऐसे विषयों को अवशिष्ट सूची में डाले जाते हैं, और ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ये तो अपन लोगों ने सारी चीज समझ ली यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या है कि खेल का विषय किस सूची में शामिल किया गया है? तो आपको याद रखना है खेल का विषय किस सूची में किया गया है शामिल? राज्य सूची में। ये बहुत बार गलत कर लेते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में। राज्य सूची में 61 विषयों की सूची है। राज्य सूची कितने की है? 61। हालांकि राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? 66 विषय थे। अब कितने हैं? 61 विषय हैं। मूल रूप से संघ सूची में 97 विषय थे, 97 विषय थे, लेकिन अब कितने हैं? 100 विषय हैं। याद रखेंगे, ये भी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में संघ सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है, तो 100 विषय हैं उसमें। समवर्ती सूची की बात कर लें तो समवर्ती सूची में 47 विषय थे,
अब कितने हैं, तो अब 52 यानी 52 विषय वर्तमान में हैं। ये दोनों चीज़ें आप रखें, याद रखेंगे कि पहले कितने थे और वर्तमान में कितने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे हमारे साथियों ने पढ़ा होगा कि कर्क रेखा के बारे में सब जानते हैं कि ये कितने डिग्री रेखा है। ये अगर हम देखें तो भारत का मध्य से होकर गुजरने वाली जो रेखा है जो आप सभी जानते हैं इस चीज को, तो यहाँ जो भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है वो उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं। अब कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश रेखा है, तो ये कितने डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये चीज हम लोग सबको याद है। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य के लिए आपने कई बार पढ़ा होगा, शॉर्ट ट्रिक भी जानते होंगे, जैसे कि मित्र पर गमछा झाड़ आप सबने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाले, क्योंकि अपना एग्ज़ाम बच्चों का अब चालू हो गए हैं, इसलिए आप लोग ज़्यादा फास्ट रिवीजन करते हैं, जिसमें कौन से नहीं हैं। तो आपको पता है कि इसमें कौन सा नहीं है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, तो कौन सा नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के रेखा को छूता है अगर आपसे पूछी जाए तो भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, आपको याद होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर रेखा जो है, जिसे हम भारत की मानक समय रेखा बोलते हैं, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये हमने आपको बता दिए हैं, बाकी कभी हम फिर कभी एक्सप्लेन क्लास में बता देंगे। आपको यहाँ ध्यान रखना है, इसका आंसर आपको मिल चुका है, कर्क रेखा के बारे में आप जान चुके हैं। हाँ, एक चीज और हम आपको बता देते हैं, जो एक 24 डिग्री अक्षांश रेखा है, वो आपको याद रखना होगा कि पाकिस्तान जो है 24 डिग्री अक्षांश रेखा के सहारे पाकिस्तान भारत से कच्छ के रण का बंटवारा चाहता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 24 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो किस किस के मध्य है या विवादित है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवादित है। ठीक है, इसके अलावा और सारी रेखाओं के बारे में हम आपको क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कौन कौन से 8 राज्य हैं, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और बस 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको पता है, शॉर्ट ट्रिक भी आपको पता है कि मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, यानी मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड पूरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी ये 8 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया है कि भाई भारत के कौन सी रेखा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, तो यही आ जाएगा। या भारत के मध्य से होकर गुजरती है तो भी यही आ जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है। देखिए भाई, भारत का ये पड़ोसी देश है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, धर्म, यानी म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है। तो आप जानते हैं म्यांमार हुआ ये बौद्ध धर्म से प्रेरित है, यानी बौद्ध धर्म यहाँ का मुख्य धर्म है। हालांकि आप म्यांमार की राजधानी भी जानते हैं जो नई बन गई है, नेपिडा, और इसकी मुद्रा भी आप जानते हैं क्या है कि नहीं। तो यहाँ का मुख्य धर्म क्या है, बौद्ध धर्म है।
अब म्यांमार के बारे में, म्यांमार 4 जनवरी 1948 की सुबह क्या राष्ट्र एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया था। यानी म्यांमार कब एक स्वतंत्र गणराज्य बना, तो 4 जनवरी 1948 को बना। हाँ, यहाँ पर रोहिंग्या मुख्य रूप से म्यांमार के रखाइन राज्य में रहते थे। देखो, रोहिंग्या का अगर इनका निवास या रहना पूछ लिया जाए कि म्यांमार में कहाँ रहते थे, तो इनका मुख्य निवास कहाँ था, तो रोहिंग्या का कहाँ था, रखाइन राज्य में। म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है हकाबानू रेजी जो है वो कहाँ, म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखेंगे। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल, देखिए ध्यान रखना, कई बार बहुत सारे बच्चों को ये ध्यान नहीं रहता है कि म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है, चिन्नॉन या केन बॉल, यानी इस खेल को म्यांमार का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। हालांकि हम सबको बहुत सारे पड़ोसी देशों के सबके याद रहते हैं, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय आर्थिक गतिविधि, यानी तृतीय आर्थिक गतिविधि का मतलब होता है कि कौन से क्षेत्र में, यानी तृतीय क्षेत्र में कौन सा किसको शामिल किया गया है, तो ये ध्यान रखें। क्या कृषि तृतीय क्षेत्र में शामिल है, नहीं। क्या व्यापार है, तो है। शिकार है, नहीं। बुनाई है, नहीं। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, व्यापार। कंफ्यूज मत होना, कई बार क्या होता है, विनिर्माण उद्योग से संबंध रिलेटिव बनाने के बाद बच्चे क्या कर देते हैं, विनिर्माण को हम व्यापार से जोड़ देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, व्यापार एक सेवा क्षेत्र है, ठीक है। व्यापार किस में आएगा, सेवा क्षेत्र में है, क्योंकि यहाँ पर वस्तुओं का लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, तो ये सेवा है एक तरह से, तो इसको हम तृतीय आर्थिक गतिविधि के रूप में जानते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों में क्या होता है, खनन, खेती, मछली पकड़ना जैसी प्राकृतिक वातावरण से जो कच्चा माल प्राप्त करना होता है, जिन चीजों में, वो किस क्षेत्र में शामिल होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में होते हैं, यानी प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों से। माध्यमिक आर्थिक गतिविधि, यानी माध्यमिक मतलब द्वितीय, क्योंकि 3 गतिविधियों में बांटा गया है, तो पहली ये हो गई, तो दूसरी मध्य हो गई, और तीसरी ये हो गई। तो आप चाहे माध्यमिक आर्थिक गतिविधि कह दें, तो आप इसको द्वितीय क्षेत्र ही समझना। इस गति में क्या होगा, कार और स्टील बनाने जैसे निर्माण, यानी किसी चीज को, इन जो माल है, कच्चा माल है, उसके द्वारा जब हम कोई चीज का निर्माण करते हैं, तो निर्माण जैसे कार्यों को हम विनिर्माण क्षेत्र में, यानी द्वितीय क्षेत्र में शामिल करते हैं। तृतीय क्षेत्र यानी तृतीय गतिविधियों में क्या होता है, देखो, व्यापार है, परिवहन है, वित्तीय संचालन है, व्यावसायिक सेवाएं हैं, व्यक्तिगत सेवाएं हैं, आवास और खाद्य सेवा गतिविधियां, अचल संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं जो हैं वो किस में आती हैं, तृतीय क्षेत्र में। तो कंफ्यूज मत होना, आपने कई बार पढ़ा होगा, और इस तरीके से याद भी रखना, और जो चीज़ आपको नई चीज़ें मिल रही हैं उसको आप नोट्स जरूर करें और उसका रिवीजन करके एग्जाम में जाएं। नेक्स्ट है तारों का टिमटिमाना, मुख्य रूप से किसके कारण होता है, हम सब जानते हैं, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। विज्ञान में हम लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है, हाई स्कूल में भी आप देखते हैं, हाई स्कूल 10th बोर्ड जो एग्जाम चलते हैं उसमें एक क्वेश्चन आते हैं, तारों का टिमटिमाना। तो अपवर्तन, हवा के घनत्व में परिवर्तन के कारण तारे से आने वाले प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप तारे कैसे नजर आते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से या निम्न में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहा जाता है, यानी इनमें से सभी नियम दिए गए हैं, इनमें से कौन से नियम को ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे किसको कहा जाता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम को, किसको कहा जाता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम को ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए और ध्यान रखें इसका ये नियम होता क्या है, तो ऊष्मागतिकी का नियम जो है या ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है उसमें कहा जाता है ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये चीज ध्यान रखेंगे, कौन सा नियम है ये, तो ऊष्मागतिकी का पहला नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये चीज ध्यान रखेंगे। पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टाइन संघनन के नाम से जाना जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था
कि पदार्थ की मूल रूप से तो 3 अवस्थाएं सब जानते हैं, कौन कौन सी है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, ये 3 तो हम सब ने पढ़ी है। चौथी भी हम जान चुके हैं, प्लाज्मा। और 5वीं क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी हम कह सकते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी कंडेंसेट मतलब वही है जो बताया गया बोस आइंस्टाइन संघनन। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था के रूप में शामिल हो चुकी है और ये मानव द्वारा निर्मित है, यानी कृत्रिम रूप से। आप ध्यान रखेंगे पदार्थ के 5 चरण हैं। पदार्थ की 4 प्राकृतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा। और 5वीं कौन सी है, जो कि हमने आपको बताई है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या संघनन। ये अवस्था मानव निर्मित अवस्था है। तो कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो भी आप परेशान नहीं होना और कंफ्यूज भी मत होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो भाई इसमें कितने होते हैं बताएं, आप लोग सब जानते होंगे, ओजोन के बारे में जानते हैं, ओजोन परत भी आपने खूब पढ़ी हुई है। तो कितने होते हैं इसमें आपको ध्यान रखना है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे इस बात को। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। यह आणविक ऑक्सीजन के साथ सौर परावैंगनी विकिरण के माध्यम से प्राकृतिक रूप से बनता है। ये बहुत अच्छी तरह से कंटेंट को याद रखें, सीधा सीधा आपको। ओजोन हमें सूरज की हानिकारक यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ये ओजोन के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? भाई मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? क्या अग्नाशयी वाहिनी है, क्या छोटी आंत है, या बड़ी आंत है, या ग्रसिका है? तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना, लंबा हिस्सा पूछा गया है तो ये मतलब नहीं कि बड़ी आंत कर देंगे। तो आंसर इसका है छोटी आंत, ठीक है। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा जो हिस्सा है वो क्या है? छोटी आंत, क्योंकि भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत का मुख्य कार्य यही होता है कि भोजन के पाचन को पूरा करना, पोषक तत्वों को अवशोषित करना भी छोटी आंत का रोल रहता है। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है। छोटी आंत की लंबाई कितनी है? तो 7 मीटर यानी 22 फीट होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। छोटी आंत के माध्यम से भोजन का पारित होने में आमतौर पर 3 से 6 घंटे का टाइम लगता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने देश का पहला एआई विश्वविद्यालय, ये ध्यान रखेंगे सब, एआई विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने कर दी है? तो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र ने, ठीक है। अगर एआई विश्वविद्यालय खोला जाएगा तो कहाँ खोला जा रहा है? महाराष्ट्र में खोले जाने की घोषणा कर दी गई है। और अगर आपसे एआई सिटी पूछ ली जाए तो कौन सी है? तो भारत का पहला एआई सिटी कौन बनेगा? तो लखनऊ बनेगा, ठीक है। और लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है, सब जानते हैं। विश्व का पहला शाकाहारी शहर कौन सा है? तो गुजरात के भावनगर में पालीताना है, जिसे दुनिया का पहला शाकाहारी शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना, ये बहुत चर्चा में रही है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरीज कौन सा है, यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर में भी पीएम विश्वकर्मा योजना लागू कर दी गई है। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल, यानी भारत के पहले गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ की गई है? तो आपको याद रखना है मथुरा में। समान नागरिक संहिता, ये काफी इंपोर्टेंट है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो है उत्तराखंड।
भारत का पहला साहित्यिक शहर, ध्यान रखेंगे, भारत का पहला साहित्यिक शहर किसे घोषित किया गया है, तो वो है कोझिकोड, केरल में। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला प्रदेश कौन सा है, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव, ये ध्यान रखना है, तो वो कौन है, गुजरात का मसाली है, जो कहाँ से चलता है, सौर ऊर्जा से चलने वाला ये सीमावर्ती गांव घोषित किया गया है। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ बनाया गया है, तो वो महाराष्ट्र में है। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो वो गुजरात है। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो उत्तराखंड में किया गया है। माउंट शीश पंगमा, माउंट शीश पंगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन है, तो ये ध्यान रखना है कि माउंट